Hey, hi everyone, welcome back to Code Snippets and welcome back to another lecture of this JavaScript bootcamp. And from this lecture, we'll talk about asynchronous programming in JavaScript. तो हम asynchronous programming कैसे अचीव करते हैं JavaScript में इसके बारे में बात करेंगे. तो asynchronous का मतलब क्या है? Like doing multiple things at the same time. Now people who are from other language backgrounds, for example Java, C++, तो तुम लोग को मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पता है, राइट? कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है. लाइक हम बहुत सारे थ्रेड्स बनाते हैं एंड उन थ्रेड्स को कॉन्करेंटली रन करते हैं. But in JavaScript, there is no concept of multi-threads. JavaScript is a single-threaded synchronous language. लेकिन asynchronous programming के जो power है, वो हमें JavaScript में भी चाहिए. क्यों चाहिए पहले ये समझते हैं. मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का एक function है. I have written something as this. And in this random function, I have an API which takes 30 seconds. And यहाँ पे I have some other line of codes as well. यहाँ पे I have some other line of codes as well. So what happens in this case is basically जब मेरा ये random function को call करूँगा, since JavaScript is a single threaded language, ये लाइन नंबर 7 के बाद फ्रॉम लाइन नंबर 7 इसके नीचे तक जो भी लाइन ऑफ कोड्स है दे विल आल्सो वेट फॉर 30 सेकंड्स. दैट मींस व्हाट, माय कोड एग्जीक्यूशन गॉट ब्लॉक्ड. मेरा जो नीचे के जो लाइन ऑफ कोड्स है, मे बी दे वर नॉट डिपेंडेंट एट ऑल on whatever the response of this API call was, but still my code execution got blocked for 30 seconds because my API is taking 30 seconds to return data, which is making my random function still getting executed for 30 seconds. And that is a behavior that I don't want because that will make the program slower and the user experience bad. So मैं इस तरह से मान लो, like जब तुम कोई वेबसाइट खोलते हो and sometimes the website is loading so slow because उस वेबसाइट में डेटा बहुत है, so you keep on seeing a white screen and keeping on rendering because maybe it is calling a backend API and that backend API is taking a lot amount of time, and उस amount of time के लिए the JavaScript engine has been blocked to execute any further code. So तुम्हारे लिए एक bad user experience होता है. So you normally, a lot of people like do not go to that website anymore, और काट देता है उसको browser से. They do not want to go back to that website and they just try another website. Why? Because that was a bad user experience. नॉर्मली कोई अच्छे वेबसाइट में तुम क्या देखोगे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम अमेज़न का साइट खोलो, फ्लिपकार्ट का साइट खोलो, प्रोडक्ट्स लोड होने में उनका भी टाइम होता है. लाइक दे आल्सो लोड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. बट वन थिंग दैट यू विल सी, वो जो अदर पार्ट ऑफ द वेबसाइट है ना उसको रेंडर कर देता है. लाइक तुम्हारा सर्च बार आ जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा, अमेज़न का लोगो आ जाएगा. बस थोड़ा टाइम क्या लेगा, जहाँ पे तुम्हारा वो प्रोडक्ट दिखते हैं वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा. बट इसमें अच्छी बात क्या है कि जावास्क्रिप्ट का इंजन ब्लॉक नहीं था, उतना पार्ट ऑफ कोड ब्लॉक था जितना पार्ट से वो प्रोडक्ट का डेटा आता है. बाकी तुम्हारा नाम, फिल्टर विल्टर बहुत कुछ वो खोल देते हैं. तो बेसिकली इससे यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अच्छा होता है कि यूजर इज सीइंग हाँ कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आया है, बाकी भी आ रहा है. सो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बेसिकली डजंट ब्लॉक योर लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूशन. जो पार्ट तुम्हारा टाइम लेता है उसको तुम एसिंक्रोनस कर देते हो कि भाई हाँ जब तुम्हारा रेस्पॉन्स आ जाएगा तो मेरे को रिटर्न कर देना. आई होप यू अंडरस्टूड द यूज ऑफ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग. ये एपीआई कॉल्स में हम यूज करते हैं, फिर हम सेट टाइम आउट का जो फंक्शंस लिखते हैं उसमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज होता है. नाउ बिफोर फर्दर गोइंग इनटू प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस, समझते हैं कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग काम कैसे करता है. सो एज आई सेड, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज. जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज. तो मल्टीपल थ्रेड्स तो है नहीं. तो इसमें कैसे होता है एसिंक प्रोग्रामिंग. अब देखो, अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट में एक तो जेएस इंजन है. मान लो ये मेरा जेएस इंजन है, दिस इज माय जेएस इंजन. ओके. अब जेएस इंजन में क्या होता है, जेएस इंजन में होता है कॉल स्टैक. कोई भी जब प्रोग्राम लिखते हो जेएस इंजन में क्या होता है, जेएस इंजन में कॉल स्टैक होता है. दिस इज माय कॉल स्टैक. नाउ वी हैव यूज्ड सम मेथड्स, हमने कुछ मेथड्स यूज किया, राइट. वी हैव यूज्ड समथिंग कॉल्ड एज सेट टाइम आउट, हमने सेट इंटरवल करा है, वी हैव यूज्ड सेट इंटरवल, वी हैव यूज्ड कंसोल. कंसोल तो हमने बहुत यूज किया है. And there is something that we will use called as fetch. Fetch method से we call APIs. This is something the browser provides. तो ये सारे जो है ना, ये हम जावास्क्रिप्ट में लिखते तो है, बट these are not some functions that JavaScript libraries provides. These are something called as web APIs. तो बेसिकली जो ब्राउजर में तुम्हारा कोड रन होता है ना, वो जो वेब है, जो ब्राउजर है, it provides me a bunch of web APIs. Web APIs.
These are all web APIs. Okay, these are all web APIs. तो web APIs क्या करता है? Web APIs, JavaScript can consume these web APIs to run functions. JavaScript can consume these web APIs to run code accordingly in the browser. तो मैं basically अगर अपने कोड में कुछ console.log कर रहा हूँ, तो that console.log is not something my JavaScript engine is providing me. That console.log is something that is coming from my web API. इतना समझे? अभी ये सब छोड़ के एक और चीज होता है which is called as a callback queue. Which is called as a callback queue. अच्छा, ये नाम callback queue क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे हम callback function को store करते हैं. Now what are callback functions? We have already used a lot of callback functions. We have already talked little about callback functions. Callback functions are something that helps us to achieve asynchronous programming in JavaScript. Callback function का मतलब क्या है? मतलब भाई मैं इस function को बाद में कभी call करूंगा और that function will be called back later. तो हमने जब add event listeners करा था, when we did add event listeners in JavaScript, so we used to do something like this, right? So suppose I got some HTML element with the help of DOM API, and we used to do an add event listener, and in this we used to add an event, मान लो click event, and then we used to write a function here, some function here. Or suppose we are writing set timeout. We are writing set timeout. So in set timeout we used to pass a function. I'm doing something here, and then we used to pass a delay कि भाई तुम 1 सेकंड बाद इस फंक्शन को रन करो, या फिर भाई तुम क्लिक होने पे इस फंक्शन को रन करो. So I am not then and there executing this function. I am not then and there invoking this. What I am doing is basically I am waiting. I am not then and there executing this function. I am waiting. Key run this function after a second. Run this function when I am clicking, not before that, not after that. So these are all callback functions, which we are basically passing as a parameter to some other functions. Basically, जो जैसे कि map, filter, reduce. When we did arrays, in arrays, map, filter, reduce, maybe we used to pass functions. Those are also called as callback functions. So mainly callback functions are parameters passed to other functions. And with the help of callback functions, we are gaining the power of using asynchronous programming in JavaScript. तो इसका नाम भी callback क्यों इसीलिए पड़ा क्योंकि ये जो callback functions है हम उसको इस callback queue में स्टोर करते हैं. एंड इन सबको मॉनिटर करता है something which is called as an event loop. There is something called as an event loop which monitors all this. Okay, now let's understand how this works. Okay, एक ना डमी कोड लेते हैं, बहुत छोटा सा कोड लेंगे लेकिन बहुत डमी कोड लेंगे. मान लो मेरे पास कुछ इस तरह से है. I have a variable a which is 10. I have a function random from which what I'm doing, I'm logging a. Okay, and then I'm doing something called as set timeout. Inside this what I'm doing, I'm logging suppose 7. I'm hard coding this and I'm doing this after a second, and then I'm logging, sorry, I'm calling the random function. So if I do this piece of code, now keep in mind JavaScript is a single threaded language. So normally it would have executed the code line by line. तो पहले line number 1, line number 2 से 4 में तो फंक्शन है, फिर लाइन नंबर 5 करना चाहिए उसको जहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिख के रखा है, फिर लाइन नंबर 8 करना चाहिए उसको. But because of something called as set timeout, we already know that it will run this random function before and print the value 10. Then after a second, it will print the value 7. So if I run this code, I know that after a second it prints 10 or 7, which is fine. We know this. But now let's come and understand how JavaScript is running this code. Okay. तो इस कोड को मैं यहाँ पे प्रिंट रखता हूँ. So what it does is, ये जो कॉल स्टैक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को मैं नहीं बना रहा हूँ. जब ये रैंडम फंक्शन पे आएगा तो इस कॉल स्टैक पे क्या आएगा, ये कॉल स्टैक पे देखो एक तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, ये तो है सबको पता है. फिर ये रैंडम फंक्शन का भी तो बनेगा ना, तो मैं इस ग्लोबल को हटाता हूँ अभी. ठीक है, आई एम जस्ट कीपिंग द रैंडम फंक्शन. रैंडम फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन है वो कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉल स्टैक में स्टोर्ड है. तो रैंडम फंक्शन चल गया.
रैंडम फंक्शन चल गया, जैसे रैंडम फंक्शन चल गया एंड माय a is printed, सॉरी माय हाँ द वैल्यू ऑफ a is printed, ये कंसोल में मेरा 10 प्रिंट हो गया, वेरी गुड। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट विल हैपन एज सून एज a is printed, ये रैंडम फंक्शन जो है कॉल स्टैक से हट जाएगा, द रैंडम फंक्शन विल रिमूव फ्रॉम द कॉल स्टैक। नाउ दिस set timeout will run. Set timeout is provided by whom? Set timeout is provided by web APIs. तो ये set timeout रन कैसे हो रहा है? set timeout तो मैंने कॉल स्टैक पे था नहीं। तो बेसिकली होता क्या है, जब ये वाला कोड एग्जीक्यूशन का, जब द कोड एग्जीक्यूशन विल कम इन दिस लाइन, व्हाट विल हैपन, हियर इज अ फंक्शन, so this is an anonymous function, arrow functions are anonymous functions. So when the set timeout is executed from the web API, this anonymous function, which is a callback function, will be put in the callback queue, will be put in the callback queue. So this is a queue. Which kind of data structure we are using? Queue. So queue are basically first in first out, right? Queue are basically first in first out. So what will happen is, where is the pen? Yeah. So this anonymous function will be, एक second, the pen is not working. भाई क्या हो रहा है? So the anonymous function will be placed on the top of this queue. The anonymous function will be placed on the top of this queue. Okay, this much is understandable. This much is understandable. Good, great. Now, when this line is executed, let me refresh the board भाई. पता नहीं पेन का वो मार्कर चला गया. एक सेकंड देना. पेन का मार्कर कहाँ है भाई? हाँ आ गया, वापस आ गया. So this anonymous function जो है, anonymous function कॉल बैक क्यू के स्टार्ट में बैठ जाएगा. Now what will happen? अरे ये क्या हो रहा है? Give me a second. हाँ. Now when this random function is executed, ये random function ये कॉल स्टैक में बैठ गया. ये जो random function है ये कॉल स्टैक में बैठ गया. Anonymous function जो है वो कॉल बैक क्यू में बैठा हुआ है. Now when the random function got executed, what happened? This random function is removed. Now this event loop comes into place. So what event loop does is, event loop is constantly keeping an eye on the call stack. Event loop is constantly keeping an eye on the call stack and checking that whenever the call stack is empty, then it will push the first function in the callback queue in the call stack. So event loop is constantly checking the call stack, and as soon as the call stack is empty, it will place the first वैल्यू इन द कॉल बैक क्यू. जो कॉल बैक क्यू का पहला फंक्शन का वैल्यू है, जो पहला कॉल बैक फंक्शन है, उस कॉल बैक फंक्शन को ये कॉल स्टैक में प्लेस कर देगा. तो जैसे ही ये फंक्शन को कॉल स्टैक में प्लेस करेगा, इस फंक्शन में क्या है, console.log 7 है, एंड दिस फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड एंड इट विल प्रिंट 7, एंड देन कॉल स्टैक से ये भी हट जाएगा, इवेंट लूप से ये भी हट जाएगा. दैट इज हाउ दिस कोड इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स. अब यहाँ पे मान लो मैं सेट टाइम आउट एक ही रखा था, इफ आई हैव केप्ट टू सेट टाइम आउट्स, एक फॉर 1 सेकंड, एक फॉर 2 सेकंड्स, सो देन देयर विल बी टू फंक्शंस. तो पहले पहले कौन सा सेट टाइम आउट, पहले कौन सा सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट होता है? मान लो इफ आई हैव डन समथिंग लाइक दिस, if I had done something like this, set timeout console.log 7 and I have written something called as set timeout console.log, यहाँ पे मैं 2 seconds लेता, इसको मैं 8 करता, यहाँ पे मैं इसको 8 करता, and if I run this code, so first at 10, then it will print 7, then it will print 8. Okay, so how would have this been executed? ये एग्जीक्यूशन में क्या आता, पहले कौन सा फंक्शन कॉल बैक स्टैक में जाता, पहले जो console.log 7 वाला फंक्शन है, let's call the console.log 7 as anonymous 1 a1 and the other one is a2. So when the set timeouts are executed, when the set timeouts are not actually executed, set timeout के अंदर जैसे कि ब्राउजर ने set timeout देखा, वो set timeout को उस टाइम कितना टाइम बाद चलाना है उसके हिसाब से बैठा दिया. तो सबसे पहले A1 बैठेगा, फिर A2 बैठेगा, क्योंकि A1 चलना है 1 सेकंड बाद, A2 चलना है 2 सेकंड बाद. अब मान लो तुम्हारे यहाँ पे कुछ और भी फंक्शंस है, which are taking much more time, but in case of set timeout what will happen कि 1 सेकंड बाद it will not instantly push, it will wait for the call stack to be empty. So when the call stack gets empty, this will push the A1 into this event loop. And मान लो this A1 के अंदर कुछ और asynchronous functions है. If my A1 has other asynchronous operations inside it, those operations will keep on getting added to the queue.
Now A1 चल गया, फिर call stack जब खाली हो जाएगा then A2 will get attached in the call stack. There is a very trick question. There is a very trick question that a lot of interviewers might ask for entry level JavaScript interviews. That is, suppose I have something like this. I will not change the code. I'll keep this same only, and I'll keep one set timeout. But what I'll do, instead of a second, I will say that hey, run this code instantly. Zero मतलब क्या, मैं कोई टाइम आउट दे ही नहीं रहा हूँ. एक तरीके से zero मतलब don't use any time out. Run the code after 0 second. After 0 second मतलब क्या, चला दो instantly. That is what it means, right? So normally we'll think, normally someone who has started JavaScript, they will think कि ये तो set timeout 0 second में कह रहा है, मतलब अभी चलाने के लिए कह रहा है. But no, that is not how it to work. क्योंकि ये फिर भी क्योंकि set timeout है, तो ये जो चीज है ये this will be registered in the call stack. This will get registered in the call stack. So when I run this code, it will still print 10 first and then 8. क्योंकि if I come here and if I see the कॉल बैक क्यू ऑफ दिस, यहाँ पे मैंने जीरो लिया था, राइट? तो यहाँ पे जीरो, भले ही मैंने यहाँ पे जीरो लिया था, भले ही आई मेड दिस एज जीरो, बट स्टिल इट विल दिस सेट टाइम आउट विल रजिस्टर द कॉल बैक फंक्शन इन द कॉल बैक क्यू. एंड तब तक कॉल स्टैक में रैंडम है ऑलरेडी, so it will anyway, even if this is 0 second, this will execute the random function first, then it will remove the random function and then it will push the value. Okay, so this is basically how asynchronous programming is achieved in JavaScript with the help of callback functions, callback queues, and event loops. So this might be very basic interview questions, that what is an event loop in JavaScript? So event loop is basically, it is not any call stack, it is not any kind of data structure, it's just a mechanism जो कि continuously चेक करता रहता है कि जो कॉल स्टैक है वो खाली है कि नहीं. अगर उसको कॉल स्टैक खाली मिला तो जो कॉल बैक क्यू है वहां से एक एक फंक्शन को वो कॉल स्टैक में पुश करते रहता है. एंड व्हाट इज अ कॉल बैक क्यू? द कॉल बैक क्यू इज बेसिकली एक क्यू जहाँ पे एसिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूशन मैनेज होता है. मतलब कि जब भी कोई भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जैसे कि सेट टाइम आउट हो गया, फेच करेंगे हम आके, जब फेच हो गया तो ये सब जो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस है, वी विल ऑलवेज पास अ कॉल बैक फंक्शन. वो जो कॉल बैक फंक्शन वी विल पास इन द एसिंक्रोनस ऑपरेशन, दैट विल बी एडेड इन द कॉल बैक क्यू. So the event loop constantly monitors the callback queue and executes the callbacks in the order in which they were added. जैसे कि मतलब मान लो मेरा सेट टाइम आउट में जिस सेट टाइम आउट का 1 सेकंड होगा एंड जिस सेट टाइम आउट का 2 सेकंड होगा, तो 1 सेकंड वाला विल बी एडेड बिफोर द 2 सेकंड वाला. एंड सिंस इट इज अ क्यू, इट इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन. So ऐसे the JavaScript is remaining single threaded and it is also achieving asynchronous language, asynchronous programming at the same time with the help of these mechanisms. Okay. So I hope you understood how asynchronous programming works. This was the theory part of it. And in the upcoming lectures, we'll talk more practical applications of this. But that's it for these lectures. And thank you for watching this. And I will see you in the next one. Thank you. Bye bye.